गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक्स एंड फंडा। तो गाइज आज के इस वीडियो सेशन में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। जैसा कि आपने प्रीवियसली देख रखा होगा कि हमने स्टाइकियोमेट्री 1 क्वेश्चन वाइज ख़त्म कर रखा और मैं उस चैप्टर को क्वेश्चन वाइज ही डील करने वाला था, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा इजी है और उसमें कुछ कंसेप्ट बस हैं, जैसे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड परसेंटेज लेवलिंग ऑफ थोरियम। उसके कंसेप्ट के लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो गाइज आज की इस वीडियो में जो हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या है बेसिकली कि हम इस चैप्टर को थोड़ा कंसेप्चुअली भी डील करेंगे और मेन अपना फोकस क्वेश्चन पे रहेगा। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको दूंगा और क्वेश्चन में जो मेजर कंसेप्ट आएंगे जो कि मतलब हाई लेवल के होंगे उन कंसेप्ट्स को मैं क्वेश्चन के साथ डील करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मेन पॉइंट है अपना ये है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है में वो ये है कि अपना एटम जो है इज़ एक्चुअली मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। बहुत पहले एटम्स को ऐसा माना जाता था कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट इसमें भी 3 क्या है फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का वैसे डिस्कवरी की बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, कि कब कैसे डिस्कवर हुआ, क्या क्या हुआ। ठीक है, बट अभी हम उन सारे कहानी पे ना जाके हम फंडामेंटल चीज़ सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में सीखेंगे कि उनका डिस्कवर किसने किया, चार्ज क्या होता है, उनका मास क्या होता है, एंड चार्ज अपॉन मास रेशियो जिसे हम E/m रेशियो कहते हैं। E/m रेशियो जिसे हम स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं वो कितना है। ठीक है, तो अगर हम पहला देखें तो पहला अपना फंडामेंटल पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिसको हम E- से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिस्कवर किया था जे थॉमसन साहब ने। ठीक है, और जे थॉमसन साहब ने जब इसको डिस्कवर किया तो इसका चार्ज जो पाया गया वो पाया गया -1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ठीक है, ये इसका चार्ज था, बट चार्ज का अगर यूनिट कन्वर्जन कर दे तो -4.8 × 10⁻10 ESU। ESU के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। और अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो इसमें -1 यूनिट का रिलेटिव चार्ज होता है। रिलेटिव चार्ज यानी किसी चीज़ से हम कंपेयर कर रहे हैं तो -1 यूनिट का जो होता है इस पर रिलेटिव चार्ज होता है। ठीक है, मास की वहीं अगर मैं बात कर लूँ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.8 × 10⁻31 kg। फर्दर इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो बेशक करें, 9.8 × 10⁻28 ग्राम। और AMU में इसका मास देखें तो AMU के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU। ठीक है, ग्राम और केजी से इसको AMU में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैंने बताया था, बट AMU में इसका जो मास होता है वो 0.000548 होता है। ठीक है, अब स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक चार्ज E/m रेशियो कहते हैं। E मतलब होता है उस पर कितना चार्ज है और m दैट उस इंडिविजुअल पार्टिकल का क्या मास है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आपको चार्ज पता है और इसका मास पता है, तो जब आप इसको डिवाइड लगाओगे कुलम्स और पर ग्राम, यानी कि जो मास रखोगे आप ग्राम में रखोगे तो कुलम पर ग्राम इसका यूनिट है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू निकालो तो 1.76 × 10⁸, ये पावर में है 10⁸ कूलम पर ग्राम। ये हो गया इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो प्रोटॉन को जो डिस्कवर किया था वो उनका नाम था गोल्डस्टीन। ठीक है, इसका प्रोटॉन का चार्ज अगर देखें तो +1.6 × 10⁻19 कूलम है। अगर हम ESU में कन्वर्ट कर दे तो +4.8 × 10⁻10 ESU है। और अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो ये +1 यूनिट है। इलेक्ट्रॉन का -1 यूनिट था और इसका प्लस यूनिट है। सिमिलरली अगर मास की बात कर लें तो मास जो होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.672 × 10⁻27 kg। और इसको ग्राम में आप कन्वर्ट करना चाहें तो बेशक करें, 1.672 × 10⁻24 ग्राम है। और AMU में इसको कन्वर्ट करेंगे तो AMU में इसका वैल्यू होता है 1.00757 AMU। बेसिक जो आपको याद रखना है वो फर्स्ट ही लाइन याद करना है कि चार्ज कितना कूलम्ब होता है, मास कितना kg होता है और E/m रेशियो तो आप निकाल सकते हो, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और E/m रेशियो की बात कर लूँ मैं तो 9.58 × 10⁴, ये पावर में है, पावर 4 कूलम पर ग्राम। ये हो गया इसका E/m रेशियो। तीसरा जो हो गया न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात कर ले तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे जेम्स चाडविक साहब। ठीक है, जेम्स चाडविक ने ये बताया कि न्यूट्रॉन जो होता है वो उसका जो चार्ज होता है वो 0 होता है, बट इसके पास मास होता है और मास जो होता है
675 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। अगर ग्राम में आप बेशक कर सकते हैं 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम, और AMU में करें तो 1.00893 AMU, ठीक है। और E/M रेशियो निकाले तो जिसका चार्ज यानी न्यूमरेटर ही जीरो हो गया, वो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो E/M रेशियो इसका जीरो हो गया, ठीक है। तो ये तो था अपना बेसिक फंडा, ठीक है, बेसिक फंडा। उसके बाद बेसिक फंडा खत्म हो गया तो इसके रिगार्डिंग, इससे जो हमें कंसेप्ट मिल सकता था उसकी बात कर ले, तो इससे थोड़ा सा हमें यूनिट कन्वर्जन का कंसेप्ट मिल सकता था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो मैंने डिस्कस किया है वो सबसे पहले ESU क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसको कूलम्ब से ESU में कैसे कन्वर्ट करें। कूलम्ब से ESU में कन्वर्ट करने के लिए 1 कूलम्ब का मतलब होता है 3 × 10⁻9 ESU, यानी कि 1 कूलम्ब में कितना ESU होता है, 3 × 10⁻9 ESU, दैट्स इट। सिमिलरली हमने AMU के बारे में देख लिया है। 1 AMU का मतलब होता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम, और AMU का आपको फुल फॉर्म पता है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री 1 में भी बता रखा था। ऑर्डर ऑफ मास देख लो, मास किसका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास का क्या ऑर्डर है, ठीक है। तो मास के ऑर्डर की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, आप चार्ट में ऊपर जाके देख सकते हो वीडियो के स्टार्टिंग वाले पोर्शन में। फिर मास ऑफ प्रोटॉन उससे बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट कंपेयर करें, कंपेरेटिवली देखें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऑलमोस्ट सेम होता है, बट मोर प्रिसाइसली देखें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। बट कंपेरेटिवली आप कह सकते हो कि दोनों इक्वल है, अगर मतलब मोटे मोटे तौर पे देखना हो तो। बट अगर आपको आप मोर प्रिसाइसली देखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट देखना है, तो एग्जैक्ट के हिसाब से मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर जैसे E/M रेशियो निकाल रखा था, तो E/M में जो E होता है ना, वो बेसिकली मॉड ऑफ E होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए अगर निकालो तो ये तो निगेटिव आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का निगेटिव हो रहा था और मास अपना पॉजिटिव में था। तो E/M रेशियो हम मतलब चार्ज के लिए चार्ज ही रखते हैं, बट उसमें हम मॉड ऑफ चार्ज रखते हैं, ठीक है। तो E/M रेशियो की बात कर ले अगर हम, तो न्यूट्रॉन के लिए तो आपको पता है 0 होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का सबसे कम E/M रेशियो, देन आफ्टर प्रोटॉन का, और देन आफ्टर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये हो गया E/M रेशियो, ऊपर आप चार्ट में देख सकते हो, और आप समझ भी सकते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है ना, वो बहुत कम होता है, मास बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के कंपेरिजन में मास बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका वो पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का E/M रेशियो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब कुछ और बेसिक कंसेप्ट, बेसिक डेफिनेशंस आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मास नंबर पे अपन फोकस करते हैं, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। तो मास नंबर का अगर हम के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो मास नंबर के बारे में बताया गया कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द सम ऑफ, और इसका मतलब क्या होता है, द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको पता है कि एटम, किसी भी एटम में 3 ही चीज़ हो सकते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर। यानी कि किसी एटम में कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं, इन दोनों को सम कर दे तो ये आपको क्या बताता है, मास नंबर, ठीक है। ये आपको क्या बताता है, मास नंबर बताता है किसी भी एलिमेंट का, ऑफ द एलिमेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स एक नया वर्ड है, ठीक है, बिकॉज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, बेसिकली आपको पता होगा कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस में जो क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसको रिवॉल्व करता रहता है अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स होते हैं ना, इनसाइड द न्यूक्लियस के जो पार्टिकल होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस के जो पार्टिकल होते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है।
और न्यूक्लियस जो होते हैं ना, वो बेसिकली न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस कौन कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस किसी एटम में, किसी एलिमेंट में कितना है, उतना ही होगा उसका मास नंबर, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में जितने होंगे उतना ही होता है उसका मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर अगर हम देखें ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और नोट का बहुत स्पेशल पॉइंट आपको पता है कि नोट देखा जाए तो इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, होना भी चाहिए, क्योंकि आधा न्यूट्रॉन कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आधा प्रोटॉन कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, जब भी एग्जिस्ट करेगा ये होल नंबर के फॉर्म में ही करेगा। ठीक है, क्लियर है, या तो जीरो एग्जिस्ट करे, न्यूट्रॉन किसी के पास होगा ही नहीं, प्रोटॉन होगा ही नहीं, वैसे ये तो मुश्किल है। ठीक है, बट न्यूट्रॉन होगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो या तो ये होगा ही नहीं या फिर होगा तो होल नंबर में होगा, दैट्स वाई इनका सम भी जो होगा एक होल नंबर होगा, और इसी वजह से जो अपना मास नंबर होगा वो भी क्या होगा, ऑलवेज एक होल नंबर होगा। लोग बाग एटॉमिक मास और मास नंबर में बहुत क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर डिस्कस किया, फिर हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे, इस वीडियो के आगे बढ़ेंगे तो आपको एटॉमिक मास के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर की अगर बात कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर को जो रिप्रेजेंट किया गया वो Z से किया गया, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन पड़े हुए हैं। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, फॉर ए न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम की बात करें तो न्यूट्रल, अगर एटम क्या है, न्यूट्रल है, एटम न्यूट्रल है तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन उतना ही बाहर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन फॉर चार्ज एटम, अगर एटम चार्ज है यानी कि आयन है, ठीक है, आयन है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटिटी है, अगर आयन है तो या तो उसमें बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। ठीक है, बढ़ेगा कब, घटेगा कब, ये डिपेंड करता है उस पर चार्ज कितना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, Z माइनस चार्ज ऑन एटम, एटम पे चार्ज क्या है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एटम कोई A है, इस पर +1 चार्ज है, ठीक है, +2 चार्ज है लेट सपोज, और इसका एटॉमिक नंबर जो था यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 16 है। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 16 माइनस इस पे चार्ज कितना है, +2 का। ठीक है, दैट्स वाई इस पे टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 14 होगा। इस तरह A-2 होता तो 16 माइनस 2, यहाँ पे साइन के साथ रखते हैं तो 16 + 2 हो जाता और ओवरऑल अपना 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम के लिए तो क्लियर है कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, बट चार्ज एटम के लिए अगर हम बात करें तो उसमें जो होता है ना वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है कि कौन सा आयन फॉर्म कर रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, Z माइनस चार्ज ऑन एटम, और जहाँ Z क्या है दोस्तों, Z इज प्रोटॉन्स ओनली, जहाँ Z क्या है, प्रोटॉन्स ओनली है। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, और अपना इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट होता है वो अगर न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन्स के बराबर ही होगा, अदरवाइज वो डिपेंड करेगा कि आयंस कौन सा आयन फॉर्म हो रहा है। नोट की बात करें तो मास नंबर ऑफ एटम इज ऑलवेज अ होल नंबर बट एटॉमिक वेट मे बी डेसिमल। ठीक है, तो एटॉमिक वेट के बारे में अभी मैंने डिस्कस नहीं किया तो इस नोट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखो मास नंबर ऑलवेज होल नंबर होगा बट एटॉमिक नंबर डेसिमल हो सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, इसी के साथ पहले हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ रखा है वो ये है कि इफ़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन X-2 आयन, ये X-2 है यानी कि X और ऊपर लिखा हुआ -2, आयन इज 16, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन X+2 यानी X+2 विल बी व्हाट। ठीक है, यानी कि आपको बता दिया गया कि X-2 में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 16 है। तो आपको पता है कि आयन बनने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ओनली। ठीक है, आयंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है। तो अगर किसी के पास प्रोटॉन की संख्या 16 है, इसका मतलब क्या है कि उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 16 होगा। एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 16 होगा। यानी कि अगर वो न्यूट्रल होता तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती, ये याद रखना, अगर वो न्यूट्रल होता तो
इसीलिए हमने लिख रखा है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिर्फ एक्स एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। लेकिन हमको निकालना है x+2 के लिए, तो x+2 के लिए वही अपना फॉर्मूला है z माइनस नंबर ऑफ चार्ज, तो चार्ज है अपना +2, तो z 16 - 2 दैट इज इक्वल टू 14 अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है अपना ओके तो आइए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन कार्बन 12 एटम इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, यानी कार्बन 12 का जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास हमने डबल कर दिया, एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, और उसकी जो प्रोटॉन का मास है उसको हमने हाफ करते, देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, यानी कार्बन 12 एटम के बारे में आपको जो पता है वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इनिशियल स्टेट में अगर मैं बात करूँ और फाइनल स्टेट का यहाँ पे कंपेरिजन करूँ, तो इनिशियल स्टेज में उसके पास इलेक्ट्रॉन के जो मास है वो 6 है, प्रोटॉन का मास भी 6 है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के बारे में तो क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा है, तो न्यूट्रॉन 6 ही होंगे और एक न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो उसका मास भी हम 1 ले लेंगे। ठीक है, वहीं प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन 6 होते हैं और इसने बोल रखा है कि 6 प्रोटॉन में से 6 का मास जो है वो क्या करना, हाफ कर देना, यानी ओवरऑल जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अपना 3 यूनिट के बराबर मास हो जाएगा। वहीं इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास इनिशियली जो भी था वो तो पहले तो निगलेक्ट हो रहा था, बट 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, फाइनली अब कितने इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका मास 12 इलेक्ट्रॉन, बट ये दोनों ही केस में निगलेक्ट ही होगा। ठीक है, इस मास से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये इनिशियली फाइनली दोनों केस में इलेक्ट्रॉन के मास निगलेक्ट ही होने वाला है। तो दैट्स वाई हमने जो इनिशियल स्टेज का मास था वो था अपना 12। ठीक है, और फाइनल स्टेज का जो मास है वो है अपना 9। ठीक है, तो चेंज इन मास कितना आया 12 - 9 दैट इज 3 यूनिट का चेंज आया मास में। तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड अपॉन इनिशियल मास इंटू 100 दैट इज इक्वल टू टोटल 25% का चेंज आया। आप इससे इसको कटा लो 4 टाइम्स हो गया और इससे इसको कटा लो 25 हो गया, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपना आंसर आ गया वो 25 आ गया। मूव ऑन करते हैं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट द वेट ऑफ द कार्बन 12 एटम इज 150 यूनिट ऑफ एटॉमिक टेबल, यानी कि मान लीजिए, मान लीजिए कि एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 एटम का जो एटॉमिक वेट है वो 150 यूनिट हो गया अपने एटॉमिक टेबल में, देन अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशंस द वेट ऑफ कार्बन 16 विल बी। ठीक है, यानी कार्बन 16 का वेट क्या हो जाएगा, तो आप ये देखो एटॉमिक टेबल में कार्बन 12 एटम का मास कितना है, दैट इज 12 AMU। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 12 AMU जो है वो कितने यूनिट के बराबर हो गया 150 यूनिट, यानी 150 यूनिट। तो इसलिए 1 यूनिट का जो मास उस एटॉमिक टेबल के अनुसार होगा वो होगा 150 डिवाइडेड बाय 12 यूनिट। देन आफ्टर अगर हम 16 यूनिट O16 की बात करें तो 16 यूनिट के लिए हमें निकालना पड़ जाएगा, 16 यूनिट के लिए निकालें तो 150 डिवाइडेड अपॉन 12 इंटू 16, ये अपना गया 4 से 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, ये गया 3 से 5 टाइम्स यानी 50। ठीक है, तो यानी ओवरऑल जो आ गया 50 इंटू 4 दैट इज़ 200 यूनिट, यानी कि O16 का जो मास हो जाएगा इस एटॉमिक टेबल के अनुसार क्या हो जाएगा 200 यूनिट। ठीक है, अब आप देखो एटॉमिक वेट और मास नंबर में लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है दोनों सेम है। ठीक है, बट दोनों सेम नहीं है। एटॉमिक वेट के लिए अब मैं डिस्कशन शुरू करता हूँ। तो एटॉमिक वेट क्या होता है, द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स दैट ऑफ दैट एलिमेंट। तो आइसोटॉप शायद आपके लिए नया वर्ड हो, अगर नया वर्ड है तो इस वीडियो के लास्ट जाते जाते तक ये वर्ड आपके लिए नया नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आइसोटॉप्स क्या होता है, ठीक है, ये थोड़े लेट से हम समझेंगे, यानी बस आप डेफिनेशन देखो तो ये आप समझ लो कि ये एक एवरेज ऑफ वेट है, यानी कि वेट जो भी वेट है उसका एवरेज है ये। ठीक है, यानी और एवरेज आपको पता है कि एवरेज जरूरी नहीं कि होल नंबर हो, ये डेसिमल में भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एटॉमिक वेट जो होता है कुछ भी आ सकता है, निगेटिव नहीं आएगा, बट फ्रैक्शन डेसिमल में तो आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसने दे रखा है कि एक एन एलिमेंट हैव 3 आइसोटॉप्स आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि एक एलिमेंट है Y1, Y2 एंड Y3, इनके 3 आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, एंड देयर
आइसोटोपिक वेट, और उसका आइसोटोपिक वेट जो है W1 है, W2 है, W3 है, यानी उसके खुद के इंडिविजुअल वेट भी दे रखे हैं। देयर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी रेशियो ऑफ ऑकरेंस इन द नेचर, नेचर में क्या ऑकरेंस रेशियो उनका, ठीक है, कौन कितने मात्रा में पाया जा रहा है, वो x1 है, x2 है, x3 है रिस्पेक्टिवली। देन द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट इज, एटॉमिक वेट उस एलिमेंट का क्या होगा, एवरेज एटॉमिक वेट दैट इज इक्वल्स टू W1x1, यानी कि उसका इंडिविजुअल आइसोटॉप का वेट डिवाइडेड बाय उसका एबंडेंस परसेंटेज, W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी कि डिवाइडेड अपन उसका परसेंटेज। तो यहाँ से आता है अपना एवरेज वेट, और एवरेज वेट ही अपना क्या हो जाता है, एटॉमिक वेट, ठीक है। अगर आप बात करो हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है 1.008 के इक्वल होता है, लगभग अप्रॉक्स ये होता है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके दो आइसोटॉप्स, ठीक है, सॉरी, इसके दो आइसोटॉप्स होते हैं, दैट्स वाई ये 1.008 जो आ रहा है वो सेकेंड वन का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर ये कोई आइसोटॉप्स नहीं होता तो ये फ्रैक्शन में नहीं आता है, एग्जैक्ट फिगर आता है, ठीक है। तो लगभग हम ये कह रहे हैं कि आइसोटॉप होने की वजह से एटॉमिक वेट जो हो रहा है अपना क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। तो अब अभी हम क्वेश्चन के साथ थोड़ा और क्लियर करेंगे, ठीक है, जैसे कि अपना एटॉमिक वेट कैसे निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। तो एन एलिमेंट हैव 3 आइसोटॉप्स, एग्जांपल के तौर पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक एलिमेंट के 3 आइसोटॉप्स हैं एंड देयर आइसोटोपिक वेट इज 11, 12 एंड 13 यूनिट and their percentage of occurrence is 85%, 10% and 5% is respectively in nature, यानी कि ये क्या होता है, नेचर में इसका क्या एग्जिस्टेंस है, यानी कि 85%, यानी कि जो फर्स्ट आइसोटॉप होगा जिसका एटॉमिक मास 11 है वो 85%, यानी कि 85% केसेस में वो प्रेजेंट रहेगा। 10% केस में कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा 12 एटॉमिक मास वाला, और 5% ही मिलेगा आपको कहाँ, 13 मास यूनिट वाला, ठीक है। देन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक वेट आपको कैलकुलेट करना। तो एवरेज एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए अभी आपने देखा क्या करना होगा, दैट देयर अबंडेंस परसेंटेज इनटू देयर एटॉमिक वेट को आप प्रोडक्ट करके सम करो, यानी कि अबंडेंस परसेंटेज 85 है और उसका एटॉमिक वेट जो है 11 है, प्लस अबंडेंस परसेंटेज 10% है और एटॉमिक वेट 12 है, प्लस अबंडेंस परसेंटेज 5% और एटॉमिक वेट 13 है, और डिवाइडेड अपॉन सम ऑफ अबंडेंस परसेंटेज दैट इज 85 प्लस 10 प्लस 5, दैट इज ओवरऑल ये हो गया 100, और ऊपर का हमने सॉल्व किया तो 1120 आ गया, यानी ओवरऑल हमने सॉल्व किया तो 11.2 जो हो गया इसका एवरेज एटॉमिक वेट हो गया, और एवरेज एटॉमिक वेट जो हो जाता है वो ही होता है अपना एटॉमिक वेट के बराबर, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक वेट आप एवरेज से ही निकालते हो। तो ये हो गया एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट आपने देख लिया, इस केस में एटॉमिक वेट होल नंबर नहीं आ रहा है, और ये आना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये एवरेज है, जनरल केस में एवरेज जो होता है फ्रैक्शन में और डेसिमल में ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज, एलिमेंट m इज़ 51.7, ठीक है, यानी एवरेज एटॉमिक वेट किसी एलिमेंट का जो होता है वो 51.7 है, ठीक है। इफ़ टू आइसोटॉप्स ऑफ m के दो आइसोटॉप्स है M50 एंड M52, 50 एंड 52 लिखने का मतलब क्या है कि एक का एटॉमिक वेट जो है 50 है और दूसरा का एटॉमिक वेट जो है 52 है, आर प्रेजेंट, देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस ऑफ M50 इन नेचर, यानी कि आपको क्या क्या दे रखा है, आपको M50 एंड M52 यानी कि एटॉमिक मास की जानकारी दे रखी। हम मान लेते हैं कि x1 जो हो गया इसका M50 का अबंडेंस हो गया और x2 जो हो गया M52 का अबंडेंस हो गया। तो आपको पता है कि सिर्फ दो ही आइसोटॉप्स है तो दोनों का अबंडेंस मिला के 100% तो होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि दोनों का अबंडेंस 100 हो गया, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का सम 100 हो गया तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस x1, क्लियर है। एवरेज वेट कैसे निकलता था, उसका एबंडेंस परसेंट इंटू उसका एटॉमिक वेट प्लस एबंडेंस परसेंट उनका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय एबंडेंस परसेंटेज, ठीक है। एवरेज एटॉमिक वेट दे रखा है दैट इज 51.7, ठीक है। आपका हमने मान रखा है एबंडेंस परसेंटेज x1 M50 के लिए, तो 50 उसका क्या हो गया एटॉमिक वेट हो गया, प्लस 52 के लिए हमने x2 मान रखा तो 52 का M52 लिखा है तो 52 उसका क्या हो गया एटॉमिक वेट हो गया, डिवाइडेड अपॉन x1 प्लस x2, ठीक है। अब यहाँ से जो इक्वेशन बना था कि x2 की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 100 माइनस ऑफ x1, 100 माइनस x1, x2 की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करी, ठीक है।
पुट करने के बाद जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है, पुट किया और इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है, तो 50x1 प्लस 52 x2 की जगह पे रख दिया हमने 100 माइनस x1 और डिवाइडेड अपॉन x1 प्लस x2 की जगह पे फिर रख दिया 100 माइनस x1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किया तो x1 की वैल्यू जो आ गई वो 50% आ गई, 15%, ठीक है, यानी कि x1 जो क्या था वो x1 जो था एबंडेंस परसेंटेज था M50 का, M50 का एबंडेंस परसेंट कितना आ गया 15%, वहीं M52 का जो एबंडेंस परसेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 15, 100 यानी 100 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 85% जो हो गया M52 का एबंडेंस हो गया। एक चीज़ आप नोटिस करो, जिसका एबंडेंस ज़्यादा होता है ना, एटॉमिक वेट जो होता है ना, एटॉमिक वेट उसी की तरह ज़्यादा झुका रहेगा, यानी उसके फेवर में ज़्यादा रहेगा। जैसे कि आप ये देख लो, आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ठीक है, इस कंसेप्ट में मैंने अभी जो कंसेप्ट बताया उसका यूज करना और फिर मेरे को बताना, ठीक है, किसका एबंडेंस ज़्यादा होगा। हाइड्रोजन के दो आइसोटॉप्स, एक का एटॉमिक मास 1 और एक का एटॉमिक मास 2, ठीक है, आइसोटॉपिक मास ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा यहाँ पे, और जो अपना एवरेज वेट है यानी कि एटॉमिक वेट है 1.008 है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसका एबंडेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो जिसके क्लोजेस्ट में है एटॉमिक वेट उसका एबंडेंस ज़्यादा होगा। तो क्लोजेस्ट में किसके है, इस वाले हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक वेट जो है यानी आइसोटॉपिक मास जो है वो 1 है, इसके क्लोज में है ये एटॉमिक मास, दैट्स वाई इसका जो एबंडेंस होगा ना 99% के आसपास होगा, क्योंकि बहुत क्लोज में है, ठीक है। तो क्लोजनेस आपको बताता है, यानी कि अगर किसी का एबंडेंस ज़्यादा है तो उसका क्लोजनेस जो होगा एटॉमिक वेट के साथ वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे जो आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं बताया था आइसोटॉप्स के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इन हैवी वाटर। हैवी वाटर में ड्यूटेरियम का क्या परसेंटेज होगा, तो ड्यूटेरियम बोले तो D2O, ठीक है, और D2O बेसिकली D होता क्या है, D होता है दैट इज हाइड्रोजन का ही एक आइसोटॉप है, दैट इज हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, बट इसका एटॉमिक मास जो होता है यानी आइसोटॉपिक मास होता है 2। तो D2O की अगर मैं बात करूँ तो D2O जो हो गया इसका अगर हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें तो वो 20 होगा। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक मास जो हो गया वो 2 हो गया और 2 ऐसे ही हाइड्रोजन हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ही बेसिकली ड्यूटेरियम है, तो 2 ऐसे ही ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम का 4 और ऑक्सीजन का 16, दैट इज टोटल 20 हो गया। तो 20 जब अपना हो गया तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इन हेवी वाटर। हेवी वाटर में इसका परसेंटेज कितना है, किसका, ड्यूटेरियम का, और ड्यूटेरियम क्या है, ड्यूटेरियम इज दैट D, ठीक है। तो ड्यूटेरियम का इंडिविजुअल वेट कितना है, ड्यूटेरियम का इंडिविजुअल वेट 4 है, और पूरे हेवी वाटर का वेट कितना है, हेवी वाटर का टोटल वेट जो है वो 40 है। तो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ड्यूटेरियम कितना है, परसेंटेज D कितना है, दैट इज वेट ऑफ इंडिविजुअल ड्यूटेरियम डिवाइडेड अपॉन टोटल वेट इनटू 100, दैट इज यहाँ से अपने सॉल्व करो तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 5 टाइम्स और 5 4 जा 20, यानी अपना आंसर जो आ गया वो 20 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये तो रहा, अब हम कुछ बेसिक्स डेफिनेशन देखेंगे जैसे कि आइसोटॉप्स हो गया, आइसोबार्स हो गया एंड ETC, ठीक है, ढेर सारी डेफिनेशन देखेंगे। तो हम बात करेंगे आइसोटॉप्स के बारे में, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होता है, दे आर एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, ये याद रखना, किसी एक गिवन एलिमेंट के, यानी डिफरेंट एलिमेंट के नहीं होते, ये फिक्स्ड किसी एक एलिमेंट के होते हैं, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। अगर एक ही एटम एलिमेंट के हैं तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होना ही चाहिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मासेस, बट उनका मास नंबर जो है डिफरेंट है, दैट इज दे हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज यानी एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम कार्बन जैसे कि एग्जांपल दें क्लोरीन 1735 का और क्लोरीन 1737 का, 17 इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट 35 एंड 37 इज एटॉमिक मास, नहीं मास नंबर, नॉट एटॉमिक मास, यहाँ पे मास नंबर लिखा होता है। तो 35 इसका मास नंबर है और 37 इसका मास नंबर है, दोनों में डिफरेंस कितना का, मास नंबर का 2, और ये डिफरेंस किस वजह से है, बिकॉज ऑफ 2 न्यूट्रॉन जो होंगे वो क्लोरीन 37 में ज़्यादा होंगे, दैट्स वाई ये जो हो गया वो
इसका मास नंबर जो हो गया 2 यूनिट ज़्यादा हो गया, ठीक है। आइसोटॉप्स की अगर बात करें तो आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें आइसोटॉप्स हो गया, आइसोबार्स पे आते हैं, ठीक है। तो आइसोबार्स दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, पहले ही इसने बोल दिया कि ये एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, विच हैव द सेम मास नंबर, मास नंबर आपको बता रखा है, मास नंबर सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऑब्वियस वाली बात है, अगर डिफरेंट एलिमेंट का है तो एटॉमिक नंबर मस्ट बी डिफरेंट, ठीक है, ठीक है। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफर कर सकता है, प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट हो सकता है, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। बट सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होता है, मास नंबर, यानी कि मास नंबर दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिमेन सेम। यानी कि जो बेसिक फंडा आइसोबार्स का यही है कि मास नंबर किसी हाल में, बाकी सब कुछ डिफरेंट रहे कोई दिक्कत नहीं है, मास नंबर सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने ले रखा है पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। पोटेशियम और कैल्शियम का मास नंबर देखो 14 है, यहाँ पे डिफरेंट क्या है, एटॉमिक मास भी, एटॉमिक नंबर भी डिफर है, और एटॉमिक नंबर डिफर करने से अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये सारे डिफर हैं, बट जो अपना मास नंबर है वो क्या है, इक्वल है। और सिर्फ आइसोबार्स को यही मतलब है, मास नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दो डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है। आइसोबार्स की अगर बात करें तो आइसोबार्स डू नॉट हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी कोई भी प्रॉपर्टी ना ही तो केमिकल ना ही फिजिकल, कोई भी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, और दे डू नॉट हैव सेम E/M रेशियो। ऑब्वियस वाली बात है, E/M रेशियो सेम हो भी नहीं सकती क्योंकि मास इन लोग का डिफरेंट, मास तो सेम है लेकिन चार्ज जो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन वाली बात है तो वो डिफर कर जाता है, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो अगला जो अपना टर्म है वो है आइसोडाइफर। आइसोडाइफर्स जो है वो अगला अपना टर्म है जिसको अपन डिफाइन करने जा रहा है, आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होता है, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये फिर देखो ये एटम्स होते हैं किसके, डिफरेंट एलिमेंट्स के, विच हैव सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी कि इनका जो डिफरेंस जो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि N माइनस P जो होता है वो सेम होता है। आइसोडाइफर के लिए याद करो कि N माइनस P जो होता है वो सेम होता है, आइसोडाइफर मतलब N माइनस P सेम, ठीक है। तो आप N यानी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम होता है, तो प्रोटॉन आप एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले रखा है बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है 5 होता है और मास नंबर जो है 11 है, ठीक है। और हमने ले रखा है कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 13 है, हमने कार्बन का बेसिकली आइसोटॉप्स ले रखा है। तो अगर हम फर्स्ट केस में बोरोन की बात करें तो बोरोन में N यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें है 11 माइनस 5, वहीं प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या है 5, ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन की कार्बन की बात कर लें, इसको मैं इरेज कर दूं N माइनस P सेम को, तो अगर हम कार्बन की को रेफरेंस ले, कार्बन की बात करें तो कार्बन में न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 13 माइनस 6 एंड प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 6, ठीक है। 13 माइनस 6 यानी कि ये हो गया 7 और 11 माइनस 5 जो हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया 6, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 6 माइनस 5 N माइनस P, 6 माइनस 5 ये हो गया 1 और 7 माइनस 6 दैट इज़ ये भी हो गया 1, तब इसका मतलब ये क्या है, आइसोडाइफर्स है। तो आइसोडाइफर्स को अगर एक वर्ड में आपको किसी को अपने दोस्त को समझाना होता है आप ये बोलेंगे N माइनस P जो होता है वो इक्वल होता है, N माइनस P इक्वल होता है, यानी कि न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन दो एलिमेंट्स का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगला जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो आइसोटोन्स के बारे में डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसे हम आइसो न्यूट्रॉनिक स्पेसिस या फिर आइसोटोनिक स्पेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आइसोटोन्स क्या होता है, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये भी एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनके पास न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम हो। न्यूट्रॉन्स की संख्या आपको निकालना आता है, दैट इज मास नंबर माइनस जेड, ये होता है न्यूट्रॉन की संख्या, यानी A माइनस जेड जो होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दे रखा है पोटेशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम 19 लेकिन इसका मास नंबर 39 है और कैल्शियम 20 जिसका मास नंबर 40, तो 39 माइनस 19 करेंगे यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 20, ठीक है। और
कैल्शियम के केस में भी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो ये भी आ रहा है 20, और दोनों इक्वल है, दैट्स वाई ये क्या है, आइसोटोन्स है। ठीक है, सेम अगर हम अगले को डिफाइन करें, आइसोएस्टर्स। आइसोएस्टर क्या होता है, दे आर द मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन होता है, विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन। दो कंडीशन आइसोएस्टर में फॉलो होता है, एक तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर CO2 एंड N2O की बात कर लें तो दोनों में अगर हम एटम्स की बात करें, दोनों में तो एटम्स कितने हैं, 3,3 एटम्स, तीन एटम्स हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो CO2 की बात करें तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 6 + 8 × 2 दैट इज इक्वल्स टू 16 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 22 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेम N2O के लिए बात करें तो एक नाइट्रोजन में 7 और एक ऑक्सीजन में 8। ठीक है, तो 7 × 2 + 8 यानी कि 14 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 22, यानी दोनों का जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होने, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए दो मॉलिक्यूल्स के बीच, तब जाके वो क्या होंगे, आइसोएस्टर होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस दे आर द एटम्स, ये होते हैं एटम्स हो गए या फिर मॉलिक्यूल्स हो गए या फिर आयंस हो गए, इन तीनों चीज़ के लिए हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज कर सकते हैं, विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो वो सेम हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको देखूँ तो क्लोरीन माइनस एंड आर्गन। ठीक है, आर्गन दैट इज, इसका भी जो है वो क्या हो गया, इसका भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया और इसका भी क्लोरीन के बराबर इक्वल हो गया, क्योंकि आर्गन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, लेकिन हमने क्लोरीन पे एक माइनस साइन चढ़ा दिया, तो माइनस साइन चढ़ने की वजह से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास ऐड हो गया, और ऐड हो गया यानी क्लोरीन और आर्गन अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स के मामले में सेम हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तीनों चीज़ के लिए आप डिफाइन कर सकते हो, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो के पार्ट में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे और वीडियो ऐसा लाते रहें। थैंक यू।